प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रोफेसर डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपराओं के अर्थ और परंपराओं के द्वंद्वात्मक प्रारूप के विषय में चर्चा करेंगे। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं पर एक अच्छा खासा विस्तार से वर्णन परंपराओं के संदर्भ में किया है। डीपी मुखर्जी प्रमुखतः मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं। परंपराओं का अर्थ बताते हुए वह कहते हैं कि अंग्रेजी के ट्रेडिशन शब्द की उत्पत्ति ट्रेडेयर TRADERE शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हस्तांतरण करना यानी ट्रांसमिशन। आगे वह कहते हैं कि ट्रेडिशन संस्कृत भाषा के समानार्थक शब्द परंपरा के नज़दीक है या उसका समानार्थक है। ऐसे में परंपरा शब्द का अर्थ होता है उत्तराधिकार या ऐतिह्य, जिसका अर्थ है इतिहास। तो वह कहते हैं कि परंपराओं की उत्पत्ति उन स्रोतों से मानी गई है जिनके पीछे ऋषियों और काल्पनिक व्यक्तियों की कल्पना की गई है। यानी जो ऋषियों और काल्पनिक व्यक्ति जिनको हमारे प्राचीन काल में माना गया है, उनकी की गई कल्पना को या उनसे उत्पन्न हुई जो चीज़ें हैं उनको परंपरा के रूप में वह मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, सरल शब्दों में यदि अपन बात करें तो डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा का जो समानार्थक अंग्रेजी शब्द है वह है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन शब्द का अर्थ है हस्तांतरण करना या ट्रांसमिशन करना। तो इसी तरह से डीपी मुखर्जी कहते हैं कि परंपराओं का संबंध ऋषियों से या प्राचीन जो काल्पनिक व्यक्तियों जिनकी कल्पना की गई उनसे परंपराओं की उत्पत्ति के विषय में डीपी मुखर्जी इसको उस आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं के द्वंद्वात्मक प्रारूप पर भी प्रकाश डाला है। आपके अनुसार भारतीय समाज में पाई जाने वाली परंपराओं के अध्ययन हेतु कुछ द्वंद्वात्मक प्रारूप है जो निम्नानुसार है। पहला, लघु एवं वृहत परंपराओं में संघर्ष प्रारूप, टाइपोलॉजी ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन डायलेक्टिक्स। इसे स्पष्ट करते हुए डीपी मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय समाज में दो तरह की परंपराएं हैं, एक लघु परंपरा और दूसरी वृहत परंपरा। आप आगे कहते हैं कि लघु परंपरा अलिखित होती है, उसकी उत्पत्ति संस्कृत साहित्य में उनका वर्णन नहीं मिलता है, बल्कि स्थानीय जो साहित्य है और स्थानीय दूसरे स्रोत हैं उनमें उनकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। ये परंपराएं परिष्कृत भी नहीं होती है तथा लिखित भी नहीं होती है, इनका फैलाव भी सीमित क्षेत्र तक सीमित होता है। यानी एक स्थानीय और छोटे क्षेत्र में ही लघु परंपराएं फैली हुई होती है। दूसरी तरफ वह कहते हैं कि वृहत परंपराएं वह परंपराएं हैं जो लिखित है, जो प्राचीन बड़े साहित्य में जिनका उल्लेख है, जैसे रामायण में, महाभारत में, वेदों में, उपनिषद में, और जो परिष्कृत है जिसका फैलाव संपूर्ण भारत में है, ऐसी परंपराओं को वृहत परंपरा डीपी मुखर्जी मानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सरल शब्दों में हम बात करें, लघु परंपरा वे परंपरा है जिनका फैलाव स्थानीय स्तर पे होता है और जिनका कोई शास्त्रीय प्रमाण शास्त्रों में जिनका उल्लेख नहीं है, जबकि वृहत परंपराएं वे परंपराएं होती है जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, जिनका फैलाव संपूर्ण भारत में होता है और जो लगभग एक से ही रूप में सभी जगह पाई जाती है। तो इन दोनों को स्पष्ट करने के बाद आगे डीपी मुखर्जी कहते हैं कि इन दोनों तरह की परंपराओं में यानी लघु और वृहत परंपराओं में संघर्ष या द्वंद्व हमें देखने को मिलता है, क्योंकि
ये दोनों ही परंपराएं एक दूसरे के साथ तो होती है, किंतु एक दूसरे के विरोधी तत्व भी इनमें पाए जाते हैं। इनमें आपस में संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि ज़्यादातर जो लघु परंपराएं हैं वह वृहत परंपराओं से ही निकली हुई होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रारूप इन्होंने डीपी मुखर्जी ने बताया है वह है पुनर्जागरण की श्रृंखलाएं, सीरीज ऑफ रेनेसांस। इसको वो कहते हैं कि डीपी मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय परंपराओं के अध्ययन हेतु भारत में पुनर्जागरण के आंदोलन एवं प्रयासों का अध्ययन हमें करना चाहिए। वह कहते हैं कि पुनर्जागरण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुनर्जागरण का काल हम जिसे कहते हैं कि 19वीं सदी में पुनर्जागरण हुआ था, मगर डीपी मुखर्जी दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि 19वीं सदी में जो पुनर्जागरण हुआ है वह कोई अनोखा पुनर्जागरण नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में वैदिक काल से ही पुनर्जागरण चल रहा है। अलग अलग समय में पुनर्जागरण के अलग अलग कालखंडों में हमें वैदिक काल से ही पुनर्जागरण देखने को मिलता है। वे डीपी मुखर्जी कम से कम 5 पुनर्जागरण के कालखंडों का उल्लेख करते हैं और वह कहते हैं कि ये जो 5 तरह के पुनर्जागरण के कालखंड है इन सभी में हमें नवजीवन के लक्षण मिलते हैं, यानी कुछ न कुछ नयापन भारतीय समाज में इन पुनर्जागरण के बाद हमें देखने को मिलता है। मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय परंपराओं में संघर्ष के आधार पर डीपी मुखर्जी भारतीय समाज के इतिहास को 6 कालखंडों में भी बांटते हैं। तो इस तरीके से पहला कालखंड है वैदिक आर्य काल, दूसरा बुद्ध काल, तीसरा गुप्त काल, चौथा हर्ष एवं विक्रमादित्य का काल, पांचवा मुस्लिम और भक्ति काल तथा अंतिम वह ब्रिटिश काल को इस मामले में अंतिम कालखंड ब्रिटिश काल के रूप में यह मानते हैं तथा ये मानते हैं कि परंपराएं तथा उनमें होने वाले संघर्ष और अनुकूलन से परिवर्तन होता है या परिवर्तन को हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रारूप डीपी मुखर्जी कहते हैं उच्च एवं निम्न परंपराओं में द्वंद्व, डायलेक्टिक बिटवीन हाई एंड लो ट्रेडिशंस। डीपी मुखर्जी ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि उच्च और निम्न परंपराएं द्वंद्व से गुजरती है। उच्च परंपराओं में परिवर्तन के दौरान वह नीचे की ओर जाती है, निम्न धरातल की ओर जाती है तथा निम्न परंपराएं अपने परिवर्तन के साथ साथ उच्च शिखर की ओर भी जाने लगती है, यानी दोनों परंपराएं एक दूसरे की ओर चलती है। यानी ये परंपराओं का आरोहण और अवरोहण डीपी मुखर्जी की नज़र में ये असेंडिंग और डिसेंडिंग एक क्रम होता है जो परंपराओं में हमें देखने को मिलता है। और इस जो प्रक्रिया है असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोहण और अवरोहण की जो प्रक्रिया है, डीपी मुखर्जी कहते हैं कि इस दौरान संघर्ष, सामंजस्य, अनुकूलन, परिवर्तन एवं समन्वय स्थापित होता रहता है। यानी कभी संघर्ष भी देखने को मिलता है दोनों परंपराओं में, कभी सामंजस्य, अनुकूलन और परिवर्तन इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। और इसका अध्ययन भी भारतीय समाजशास्त्र में होना डीपी मुखर्जी की नज़र में बेहद जरूरी है। इसी प्रकार अगला जो प्रारूप वे बताते हैं वह कहते हैं आंतरिक और बाह्य परंपराओं में भी हमें द्वंद्व देखने को मिलता है। डायलेक्टिक बिटवीन एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस ट्रेडिशंस के बीच में भी डीपी मुखर्जी के अनुसार द्वंद्व हमें देखने को मिलता है। आप कहते हैं कि भारतीय समाज में समय समय पर परंपराएं एवं बाह्य परंपराओं के बीच में द्वंद्व और संघर्ष हमें देखने को मिलता है। अब बाह्य परंपराओं का यहाँ आधार क्या है, इसे भी डीपी मुखर्जी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में आक्रमणकारियों के रूप में शक, हूण, कुषाण, मंगोल, मुसलमान, अंग्रेज इत्यादि आते रहे और इनके साथ इनकी परंपराएं भी भारत में इनके साथ आई जो भारतीय परंपराओं से भिन्न परंपराएं थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय परंपराओं और ये जो बाहरी परंपराएं हैं इनके बीच में भी संघर्ष हमें देखने को मिलता है।
यानी कुल मिला के जितने भी बाहरी आक्रांता या बाहरी संस्कृति वाले लोग आए वह अपने साथ अपनी परंपराओं को भी लाए, और इस कारण हमें हमारी भारतीय परंपराएं और उनकी परंपराओं के बीच में सामंजस्य, संघर्ष और एक तरीके से जिसे कहना चाहिए कि अनुकूलन, ऐसी परिवर्तन जैसी बहुत सारी स्थितियां हमें देखने को मिली है। अंतिम रूप से डीपी मुखर्जी जो आखिरी प्रारूप बताते हैं वह कहते हैं परंपरा और आधुनिकता में भी हमें द्वंद्व देखने को मिलता है। यानी परंपरा और आधुनिकता में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। आपने इसको क्रमशः वाद प्रतिवाद के रूप में दर्शाया है। दोनों में संघर्ष से ही आधुनिकीकरण होता है। यानी वो कहते हैं कि परंपरा और आधुनिकता में जब संघर्ष होता है तो आधुनिकीकरण भी होता है, जो दोनों में समन्वय भी करता है। तो ऐसी स्थिति में परंपरा को समझने के लिए परंपराओं का अध्ययन वर्तमान का भूतकाल के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में डीपी मुखर्जी परंपराओं के इन विभिन्न प्रारूपों की चर्चा करते हैं, जिनको मैंने आपको संक्षेप में बताया है। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं। इस प्रश्न को अपने शब्दों में एक बार लिखकर पुनः समझने और सीखने का प्रयास करें, और अगली क्लास में हम इसे ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।